हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा 18 अक्टूबर को उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन पूर्ण रूप से प्रकाशित कर दिया गया है, जिसमें आज हम समझेंगे इसकी योग्यता क्या है, पदों का विवरण और स्क्रीनिंग का पाठ्यक्रम। क्या अपेयरिंग वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं या इसमें सी टेट या यू टेट जैसी योग्यता अनिवार्य है, और डिग्री इसमें लगनी है या नहीं लगनी है, तथा कितने विषयों के लिए हम इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये सभी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि थी 18 अक्टूबर और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो है 7 नवंबर। यानी कि 18 अक्टूबर से ही आप फॉर्म आवेदन अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। और जहाँ तक है परीक्षा शुल्क, तो वो आप 7 नवंबर रात 12 बजे तक, और आवेदन पत्र में जो संशोधन करने की तिथि है वो 19 नवंबर से 28 नवंबर तक के बीच में है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब इसके डिटेल में हम थोड़ा जाते हैं। तो अति महत्वपूर्ण निर्देश को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो इसकी जो भाषा है वो थोड़ा टफ है, मैं इसको अपने सामान्य शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूंगी। उत्तराखंड शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27 अप्रैल 2023 द्वारा उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी दुराचरण के अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं में रोकथाम निवारण के उपाय समय पर यथा संशोधित प्राविधानुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो भी ये जो भी हम कहते हैं नकल हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उससे बचने के लिए जो जो भी संशोधन किए जाएंगे उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी। ये बस आपको एक निर्देश दिया जा रहा है। अगला है, अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित धारित सभी श्रेणी उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किए जाने की दशा में रिट याचिका जो है उसे आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा धारित करना आवश्यक है। देखिए, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि फॉर्म निकलने से पहले आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए, चाहे आप वो किसी भी आरक्षण के प्रति लगाएं कुछ भी। लेकिन अब ये है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक, यानी कि जैसे अंतिम तिथि है इसकी 7 नवंबर, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट अधूरा अटका है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है पूरा, आप 7 नवंबर तक उसकी योग्यता हासिल कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक अक्षमता वाला प्रमाण पत्र हो, ठीक है, या आपका कोई अदर रिजर्वेशन वाला कोई सर्टिफिकेट हो। उसको आप 7 नवंबर से पहले आपके पास उसकी योग्यता होनी चाहिए, पूर्ण रूप से होनी चाहिए, इसमें ये कहना है। अगला है, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 7 नवंबर तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो। तो जहां पर हमारा प्रश्न था कि क्या अपेयरिंग वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि इसमें साफ लिखा गया है कि 7 नवंबर से पहले वो उस अनिवार्य अर्हता को, चाहे वो शैक्षिक हो चाहे वो अन्य हो, उसको धारित करता हो। मतलब धारी मतलब डिग्री उसके पास हो, उसने उसको कंप्लीट कर लिया हो। तो अपेयरिंग वाले हो इसको नहीं भर सकते हैं, चाहे वो बीएड अपेयरिंग वाले हैं या एमए अपेयरिंग वाले या पोस्ट ग्रेजुएट अपेयरिंग वाले बच्चे हैं, वो इसको इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इससे अच्छा कि खाली आप पेपर दें और फिर ये सब हो, तो इससे अच्छा है कि आप मैं अपने शब्दों में आपको इसलिए समझा रही हूँ कि अपेयरिंग वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो आपके शैक्षिक हैं चाहे वो रिजर्वेशन से रिलेटेड हैं, वो आपके 7 नवंबर से पहले आपके पास उनकी योग्यता पूरी होनी चाहिए। आपका सर्टिफिकेट बना हुआ 7 नवंबर से पहले का होना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है। आप आजकल तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन है, उसके बाद उसको ऑफलाइन जो भी आप जैसे भी आप इसकी प्रोसेस है उसको करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगला है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर ले। ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही सही भरे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम इतना सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन में अगर थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो इसमें एक तो आपकी जो लॉगिन आईडी, जिस आईडी से आप फॉर्म भरेंगे, आपका ईमेल आईडी, वो आपकी खुद की होनी चाहिए। और दूसरी बात, जिस नंबर को आप इसमें फिट करेंगे वो आपका चालू हालत में होना चाहिए। अब वो ज़माना नहीं रहा कि बाय पोस्ट आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, तो आपको ईमेल आता है और आपके नंबर पे मैसेज आता है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करे, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करे। क्योंकि देखिए, लास्ट टाइम पर सब अगर ऐसे कुछ अप्लाई करते हैं तो उससे साइड हैंग होती है और वो अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पाता है। हो सकता है आपके पैसे कट जाएँ, लेकिन वहाँ उसमें फ़ी का ना दिखाए। तो ऐसी परेशानी से बचने के लिए आप पहले ही इसको पूर्ण रूप से अपना काम कर लें। फर्जी प्रमाण पत्र, ये जो भी हैं शैक्षिक, अभी ये तो आपको निर्देश है कि ऐसी कोई अनुचित कार्य ना करें। ठीक है, प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र
और आवेदन शुल्क जो है सब कुछ ऑनलाइन फॉर्म से ही, ये नहीं कि आप कैश कहीं पर आपसे कोई कह दे कि आप मुझे कैश दे दो मैं आपका फॉर्म भर दूंगा, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन आवेदन ही है, इसमें सब आप जो भी होगा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के द्वारा ही शुल्क जमा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की निर्धारित अंतिम तिथि समय के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द कर प्रश्नगत पद हेतु पुनः आवेदन कर सकता है, किंतु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। अर्थात अभ्यर्थी को संशोधित नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा। यानी कि आपने कोई आवेदन किया और उसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन थी वो गलत फीड कर दी, तो आप उसको कैंसिल करेंगे और उसके बाद दोबारा फॉर्म भरेंगे और फीस भी आपको दोबारा जमा करनी पड़ेगी। ठीक है। अगला है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्रविष्टियों में संशोधन हेतु यानी कि एडिट करेक्शन किए जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जाएगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, उपश्रेणी, लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जाएगा और उल्लिखित प्राविधानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन परिवर्तन किया जाएगा। एडिट करेक्शन के लिए आपको एक विंडो ओपन होती है, आपको उसकी डेट भी पता है, उसके बीच में आपको अपने फॉर्म में जो करेक्शन करना है आप कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उक्त संशोधन परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरांत किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि दावे को संशोधित परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में किसी महिला अभ्यर्थी द्वारा पुरुष अथवा किसी पुरुष अभ्यर्थी द्वारा महिला का दावा किया जाने का उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। मेल फीमेल में हम पूरा ध्यान हमारा फोकस होता है डेट ऑफ बर्थ, नेम में और अपनी बाकी अदर क्वालिफिकेशन की ईयर वगैरह में हम मेल फीमेल में जो गलतियाँ कर देते हैं, बहुत बार ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत सही से भरें, नहीं तो अगर मेल ने फीमेल वहाँ पर भर दिया है तो उसका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन का पत्र प्रिंट आउट भविष्य में आयोग से किए गए वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक साक्ष्य प्रयोग हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। देखिए, एक तो इसका फॉर्म आप डाउनलोड करके खुद को ही ईमेल कर लें या खुद के पास रख लें या खुद किसी को सेंड करें, तो ईमेल हमारे पास सेफ रहते हैं, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। दूसरा, अपने पास एक हार्ड कॉपी भी रखिए, उसका एक प्रिंट निकाल के अपने पास जरूर रखें। प्रश्नगत पदों हेतु निर्धारित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार एवं विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का आयोजन किया जाएगा। जो हमारी स्क्रीनिंग होगी वो भी वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगी, और जो उसके बाद मेंस लिखित परीक्षा जो सब्जेक्ट की होगी वो भी वस्तुनिष्ठ होगी, दोनों वस्तुनिष्ठ हैं। और आगे पढ़ते हैं। आयोग द्वारा मांगे जाने पर स्क्रीनिंग परीक्षा एवं विषयवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्व हस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों के स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। यानी कि जब आप स्क्रीनिंग आपका क्लियर हो गया, ठीक है, या उसके बाद जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या जब भी कुछ ऐसा हो, तो उस समय आपका जो भी आपने फीड किया ऑनलाइन, ये सब आपके पास होना चाहिए। नहीं कि आप ऑनलाइन फीड कुछ कर रहे हैं और आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो आपका जो पार्टिसिपेंट है, जो आपका फॉर्म है, वो कैंसिल मान लिया जाएगा। और इसमें जो ज़रूरी है वो ये है, हाँ, ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों की पुष्टि हेतु नियत तिथि पर वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराए जाने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, वही सारी चीज़ बोली जा रही है। एक और देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए EWS प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि आर्थिक रूप से जो EWS का फॉर्म ये जो सर्टिफिकेट बनता है, ये 1 साल के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए बनता है। तो ये आवेदन की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ये आप जरूर ध्यान रखें, अपने डॉक्यूमेंट की डेट वगैरह सब अच्छे से चेक करें, ठीक है। और उसके बाद है अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा तथा विषयों हेतु आवेदन कर सकता है। देखिए, इसमें जैसे आप जानते हैं 2 शाखाएं होती हैं, एक होती है सामान्य शाखा और एक होती है महिला शाखा। जैसे महिला तो सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों में अप्लाई कर सकती है, पुरुष केवल सामान्य शाखा में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा भी है, देखिए, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा, यानी कि आप एक ही फीस जमा करने के अंतर्गत वहीं उसको क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर आएगा ना कि सामान्य शाखा, महिला शाखा, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा तथा महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं, महिला एवं सामान्य शाखा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अगला है ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही शाखा तथा संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाना होगा। एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन पत्र की दशा में प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क पृथक पृथक जमा करना होगा। देखिए इस बात को क्लियर समझ लीजिए, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि क्या कितने विषयों के लिए भर सकते हैं। अगर आप एक से अधिक शाखा के लिए भरते हैं तो एक बार ही फीस देनी है, लेकिन अगर आप एक से अधिक विषयों हेतु भरते हैं तो आपको अलग अलग उसका फीस जमा करना होगा। जैसे माना मैं हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए अप्लाई करती हूँ, तो हिंदी के लिए मुझे अलग पैसे देने होंगे, अलग उसका फीस लगेगी, और संस्कृत के लिए अलग। लेकिन अगर मैं हिंदी में ही सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों के फॉर्म भरती हूँ तो मुझे फीस एक ही लगेगी। आप समझ रहे हैं? संस्कृत और हिंदी, मेरा कहने का एक ये उदाहरण था, तो आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप हिस्ट्री के साथ, आपके पास हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स भी है, ठीक है, अर्थशास्त्र है और इतिहास दोनों हैं, तो आप इसको ऐसे आप समझ लिए, अलग अलग विषय की अलग अलग फ़ीस पड़ेगी, लेकिन अलग शाखा के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं पड़ेगी। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए, क्योंकि पुरुष के लिए तो सिर्फ सामान्य शाखा है। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण दिया है, देखिए इसमें उदाहरण दिया है कि अगर प्रवक्ता हिंदी अंग्रेजी हेतु प्रोसेसिंग शुल्क अलग अलग, ठीक है, पृथक पृथक, सामान्य शाखा और महिला शाखा, अर्थात कुल इतना इतना, इसमें सब लिखा है आपको। उदाहरण एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। यदि एक सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थी प्रवक्ता हिंदी तथा प्रवक्ता अंग्रेजी दोनों विषयों हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करती है, यानी कि एमए इंग्लिश भी है और एमए हिंदी भी है, और आप जानते हैं हिंदी के लिए ग्रेजुएशन में संस्कृत होना अनिवार्य है, और हो सकता है उसके साथ इंग्लिश के साथ बीए में ऐसा कुछ नहीं है। एमए इंग्लिश उसने किया है, लेकिन एमए हिंदी और बीए संस्कृत था, तो वह दोनों शाखाओं, सामान्य शाखा महिला शाखा के उक्त विषयों हेतु आवेदन करती है, तो उसे दोनों शाखाओं एवं महिला शाखा हेतु प्रोसेसिंग शुल्क इतना 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 शुल्क अतिरिक्त जमा करना होगा। स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को विषयवार लिखित परीक्षा एवं परीक्षा शुल्क पृथक से आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। विषयवार लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा न करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि आपने अगर स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर लिया, देखिए क्वालिफाई का रेंज अलग है, लेकिन आप फाइनल देंगे या नहीं उसके लिए मेरिट अलग बनेगी। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, ठीक है, कि क्वालिफाई तो थे लेकिन आप उस मेरिट, उस कट ऑफ में नहीं आ पाए, तो आपका जो है आपने मेन परीक्षा नहीं दी। तो आप इन दोनों चीज़ों को समझिए। विषयवार लिखित परीक्षा में एक से अधिक विषयों के सापेक्ष सफल घोषित अभ्यर्थियों द्वारा उक्त पदों हेतु ऑनलाइन वरीयता भरी जानी अनिवार्य होगी। हाँ, अब क्या होगा, अब माना आप हिंदी और संस्कृत दोनों में आपने क्वालिफाई कर लिया, तो जब आप मेन विषय देने जाएंगे तो आप उसमें वरीयता रखेंगे, है ना। आप बताएंगे कि आप अगर क्वालिफाई होते हैं मेंस में, तो क्या आप हिंदी विषय में जाएंगे या संस्कृत विषय में जाएंगे, आपको वरीयता उस समय भरनी पड़ेगी। अगला है 10% क्षैतिज आरक्षण का, उत्तराखंड राज्य आंदोलन वाला। ठीक है, इसके बाद आते हैं सबसे मेन जो हमारा हम जो सोच रहे हैं कि हम किस पद पे कितने हमको योग्यताएं, मतलब योग्यता हम रख तो रहे हैं, लेकिन हमको पोस्ट कितने मिल रहे हैं, उस पर हम रिक्तियों का अगर विवरण देखें तो ये है विवरण हमारे समक्ष। सामान्य शाखा में 550 है और महिला शाखा में 63 है। अब ये देखते हैं, ये जो हमारे पास कॉलम है, देखिए प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा विषयवार कुल पद 550, ये वो पद हैं, ये 550 वो पद हैं जिसमें पुरुष और महिला दोनों फाइट करेंगे। ठीक है, जो अन्य है 63 पद, उसमें सिर्फ महिला आएंगी, ये 550 में पुरुष और महिला दोनों हैं। तो उसमें हिंदी में आप देखिए रिक्तियों की संख्या जो टोटल है वो 69 है, बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, अलग अलग इसमें ब्यौरा दिया गया है, लेकिन हम सिर्फ टोटल में जाएंगे। हिंदी की है 69, अंग्रेजी की है 41, संस्कृत की है 45, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स की है 57, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री 36, गणित मैथ्स 24, जीव विज्ञान 50, नागरिक शास्त्र 96, अर्थशास्त्र 58, इतिहास 25, भूगोल 33, समाजशास्त्र 10, कला 2, वाणिज्य 2, कृषि शास्त्र 2। देखिए पदों के अकॉर्डिंग हमारी मेरिट डिसाइड होगी। आप अच्छे से जानते हैं कि कई बार क्या होता है, अगर पद कम होते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है, प्री की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी अगर पद कम होंगे, क्योंकि उतने कैंडिडेट फिर हाई जो टॉप की रैंक होगी उसका कुछ, जैसे पिछली बार अलग अलग इंटू 11, इंटू 13, इंटू 15 तक लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, तो जितने पद कम होंगे उतनी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, आप मान के चलिए। और वैसे भी स्क्रीनिंग में मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो साइंस और मैथ्स वाले जो सब्जेक्ट हैं इनकी कट ऑफ हाई जाती है। जो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत इनकी मैं बात करूं तो इनकी थोड़ा कम जाती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें मैथ्स रीजनिंग का पार्ट होता है, तो इस वजह से जो ये साइंस और मैथ्स वाले पोर्शन है इनकी मेरिट बहुत हाई जाती है ना। जैसे अगर मैं बात कहूँ तो पिछली बार जो साइंस फिजिक्स की 72 आई थिंक गई थी, 72 से 62 या 73 जो भी, और लेकिन हिंदी की 54 53 के आसपास गई थी। तो आप अदर से कंपेयर बिल्कुल ना करें। ठीक है, आप चाहें तो मैं पिछले बार की जो स्क्रीनिंग की जो लास्ट कट ऑफ गई थी उसकी भी मैं वीडियो बनाना
बना दूंगी अगर आप कहेंगे, लेकिन पिछले के सोर्स जान के हम क्या करें, जबकि इस बार जो पोस्ट में वो बहुत डिफरेंस है। देखिए पिछले बार ये जो हिस्ट्री इधर थे, जो इधर वाले हैं इतिहास, इनके विषय कम थे और इधर ज़्यादा थे, लेकिन इस बार देखिए मैथ्स में बहुत कम है, 24 ही पोस्ट हैं। तो सोचिए कितनी हाई इसकी कट ऑफ जाएगी, और मैथ्स आधा इसमें जो हमारा रीजनिंग में पार्ट है वो मैथ्स और रीजनिंग का है, तो इसकी हायर जो इसकी कट ऑफ जाएगी बहुत अच्छी खासी इसकी कट ऑफ जाएगी। चाहे अब इन्होंने न्यूनतम दिया है, न्यूनतम क्वालिफाई करने का परसेंटेज दिया है, लेकिन कट ऑफ मेरिट में आना भी तो बड़ी बात है ना। तो ये है, देखिए हमने पूरा देखा, सबसे कम इसमें मुझे गणित की दिख रही है। अब वैसे तो कला और वाणिज्य, कृषि शास्त्र इनकी तो कम है ही, समाजशास्त्र की भी कम है, लेकिन अगर हम मेन सब्जेक्ट में बात करूँ तो गणित की 24 कम है इसमें पोस्ट, ठीक है। हिंदी में 69 है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हिंदी में बस में यह है कि BA संस्कृत चाहिए, तो इसमें शायद देखिए अब कितने लोग इसमें फॉर्म भरते हैं, उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब इस नोट को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। भाषा एवं सामाजिक विषय के पीछे पद डी तथा PD के लिए चिन्हित नहीं है, हेतु चिन्हांकित है। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी उनके द्वारा धारिता अर्हता के आधार पर अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तदक्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों में संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये दिव्यांगजन उपश्रेणी के लिए है, ठीक है। ये पद विवरण उन्हीं के उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। विषयवार क्षैतिज आरक्षण इसमें किया गया है, इसमें भी ऐसा ही है, सामान्य शाखा का दिया गया है इसमें, ठीक है। अब आते हैं महिला शाखा। देखिए हमने सामान्य शाखा पढ़ा जिसमें पुरुष और महिला दोनों फाइट करेंगे, पदों का विवरण ये था। अब हम बात करते हैं महिला शाखा की। महिला शाखा में 63 पद हैं, इसमें सिर्फ महिलाएं ही फाइट करेंगी आपस में। तो हिंदी की हैं 2, अंग्रेजी की हैं 13, भौतिक शास्त्र 7, रसायन शास्त्र 2, गणित 5, जीव विज्ञान 2, नागरिक शास्त्र 5, इतिहास 2, अर्थशास्त्र 11, भूगोल 7, गृह विज्ञान 7। तो ये महिला शाखा के हैं, इसमें केवल महिला ही इसको भरेंगी, और इसमें भी आप जितने संख्या कम होती है ना पोस्ट की, उतनी हाई जाती है कट ऑफ, ठीक है। महिला शाखा की जैसे पिछली बार हिंदी की 80, 82, 81 गई थी महिला शाखा की, जबकि सामान्य शाखा में 54 गई थी, ठीक है। समझ रहे हैं आप, जितने कम पोस्ट होंगे उतनी कट ऑफ हाई जाएगी मेरिट की, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो अधिमान अर्हता है, अनिवार्य योग्यता है, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि क्या सीटेड यूटेड चाहिए, क्या अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं, ये तो हमने पहले समझ लिया, क्योंकि हमको 7 नवंबर तक हमारे पास उसकी डिग्री होनी चाहिए, तो वो अपेयरिंग वाला तो कर नहीं सकता है, ये बात क्लियर हो गई। तो क्या बिना BEd वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो ये हम इसमें समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो प्रवक्ता संवर्ग इस पद का नाम है। विभाग है माध्यमिक शिक्षा विभाग। पदों की संख्या है 613, जिसमें 550 सामान्य शाखा, 63 है महिला शाखा। वेतनमान आप देख सकते हैं। पद का स्वरूप, आयु सीमा, सबसे बड़ी बात, आयु सीमा है 21 वर्ष से और अधिकतम है 42 वर्ष। अब ये भी देखना है कि ये 21 वर्ष और 42 वर्ष कहाँ से लिया जा रहा है, तो ये जुलाई 2024 से आपकी डेट काउंट हो रही है, जुलाई 2024 से, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, जुलाई 2024 से आपकी एज काउंट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 42 वर्ष। अब ये तो कुछ अनिवार्य अधिमान, देखो अनिवार्य क्या होती है, जो तो चाहिए ही चाहिए, वो आपके पास उसकी डिग्री होनी ही चाहिए। और अधिमान अहर्ता वो होती है जिसके बेस पर आपके सेम नंबर होने पर, अगर आपके पास अधिमान अहर्ता है तो आपका नंबर आएगा, है ना। जैसे दो लोगों के नंबर 69.75 है, ठीक है, ये हमने माना, तो उसमें उसको अधिमान अहर्ता मतलब उसको आगे रखा जाएगा जिसके पास ये अधिमान अहर्ताएँ होंगी, इसलिए ये अधिमान अहर्ताएँ मांगी जाती हैं, ठीक है। तो जैसे हम पहले पढ़ते हैं, प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी। तो इन पदनाम के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर, यानी कि एक बात तो क्लियर है कि आप जिस विषय के लिए फॉर्म भरेंगे वो विषय में आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा, ये कंपलसरी, ठीक है। दूसरा कंपलसरी क्या है, राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालयों से LT डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि BEd, यानी कि BEd आपका होना चाहिए कंपलसरी, या LT डिप्लोमा या BEd, और उसके साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएट उस पद पर होना चाहिए। ये किसके लिए, ये इन विषयों के लिए जो मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है। और अधिमान अहर्ता क्या है, अन्य बातों के समान होते हुए सीधी भर्ती के मामले में उस अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, अधिमान मतलब उसको आगे रखा जाएगा, जो पहला है जो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो, दूसरा नेशनल कैडेट कोर B अथवा C प्रमाण पत्र हो, तीसरा NSS का C प्रमाण पत्र हो, ऐसे लोगों को आगे रखा जाएगा। अब जो प्रवक्ता नागरिक शास्त्र है
उसके लिए क्या योग्यता है? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। तो पहले तो राजनीति शास्त्र में उसका, पॉलिटिकल साइंस में उसका एमए होना चाहिए। दूसरा वही बीएड और एलटी। ठीक है। अगला है प्रवक्ता जीव विज्ञान। भारत में विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान या एडवांस जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी कि एमएससी उसका जीव विज्ञान में होना चाहिए, और दूसरा वही एलटी और बीएड। अगला है प्रवक्ता हिंदी। देखिए यहाँ पर बड़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रवक्ता हिंदी में एक कंडीशन रखी जाती है। क्या रखी जाती है? ध्यान से सुनिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर यानी कि हिंदी में आप एमए होना चाहिए। दूसरा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि। देखिए कई मैं कमेंट पढ़ रही थी कि इंटर में संस्कृत से चलेगा, नहीं, इंटर में संस्कृत मांगते हैं एलटी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, एलटी में संस्कृत इंटर में हो तो चलेगा, लेकिन अगर आप प्रवक्ता हिंदी की बात करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में बीए में आपकी संस्कृत होना ही होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एमए हिंदी के लिए, प्रवक्ता हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर तीसरा वही पार्ट है एलटी डिप्लोमा या बीएड। तो आप याद रखेंगे प्रवक्ता हिंदी के लिए आपको हिंदी से एमए प्लस संस्कृत आपकी बीए में होनी चाहिए। इंटर संस्कृत से नहीं चलेगा, क्योंकि इंटर संस्कृत एलटी में मांगी जाती है, ये लेक्चरर का फॉर्म है। अगला प्रवक्ता संस्कृत। इसमें क्या है? इसमें भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि। देखिए संस्कृत में एमए होना चाहिए, या किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य, साहित्य आचार्य, आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित ज्योतिष, आचार्य नव्य व्याकरण, आचार्य वैद आचार्य, तुलनात्मक दर्शन की उपाधि। मतलब ये या तो किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से ये उपाधियाँ होनी चाहिए, या एमए संस्कृत होना चाहिए। अगला वही एलटी डिप्लोमा या बीएड ऑब्लिक शिक्षा शास्त्री, ये उसके पास योग्यता होनी चाहिए, अनिवार्य योग्यता है। प्रवक्ता कला, उसके लिए क्या है? किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला में स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब विजुअल आर्ट या फाइन आर्ट या ड्राइंग एंड पेंटिंग में आपका क्या होना चाहिए? एमए होना चाहिए। और इसमें देखिए, इसमें स्नातकोत्तर, इसमें इन्होंने बीएड नहीं दिया है, ध्यान से देखिए आप। प्रवक्ता कला में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन, चित्रकला, पेंटिंग स्नातकोत्तर, यानी कि इसमें इन्होंने बीएड नहीं दिया है। तो जो ड्राइंग वाले हैं उनके पास अगर ये है एमए का अपना, तो बिना बीएड वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगला है कृषि शास्त्र। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी कि वही कृषि एग्रीकल्चर से आपका एमए एमएससी जो भी है वो होना चाहिए, और उसके साथ एलटी बीएड। गृह विज्ञान में भी आपका गृह विज्ञान से एमए, और उसके बाद एलटी डिप्लोमा और बीएड। तो अभी तक मैं जहाँ तक देख रही हूँ, देखिए आर्ट में, कला विषय में आपको कोई वो नहीं चाहिए बीएड की डिग्री। अगला है प्रवक्ता वाणिज्य। किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर यानी कि एमकॉम, और उसके साथ आपका बीएड एलटी। आयु की गणना, मैंने अभी आपसे कहा ना, आयु की गणना की जा रही है 1 जुलाई 2024 से। कब से की जा रही है? 1 जुलाई 2024 से। 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 2 जुलाई 1982 के पूर्व तथा 1 जुलाई 2003 के पश्चात का नहीं होना चाहिए। अब अधिकतम आयु सीमा में छूट आप सभी जानते हैं, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग। इनको 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है, ठीक है, इन लोगों को। और उसके बाद उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इन लोगों के लिए 5 वर्ष की छूट है। उसके बाद उत्तराखंड दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट है, ठीक है। और सशस्त्र सेना में अपनी पद सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, और यदि परिवारजन्य आयु इस निमित्त जिनके लिए नियुक्ति इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष अधिक ना हो, यह समझा जाएगा उच्च आयु सीमा से समय शर्त को पूरा करता है। ये सेना वालों लोगों के लिए है, ठीक है, जिसमें एक्स आर्मी वगैरह आते हैं। अनिवार्य वांछनीय अर्हता। अब जो अनिवार्य क्या है, बिल्कुल अनिवार्य क्या है, जो यहाँ पर एजुकेशनल नहीं है, जो दूसरी है लेकिन अनिवार्य। सबसे पहली बात क्या कि यहाँ पे दिखाए, देखो, वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 समय पर ये संशोधित की जा रही है। तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इसको आवेदन करने के वह अभ्यर्थी नहीं पात्र होगा, ठीक है, या वह पात्र होगा जिसने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से दी हो। पहले क्या होता था, लोग यूपी से करके आते थे, तो वो वैलिड यहाँ पर मान्य नहीं होगा। उत्तराखंड में ही आपका हाई स्कूल और इंटर होना चाहिए। और उसके साथ एक कंडीशन भी रखिए कि अगर आप सैनिक, अर्धसैनिक, अर्धशासकीय, मतलब आप जो है आपका ट्रांसफ़र उत्तराखंड से बाहर होता है, तो ऐसे में आप चयन के लिए आवेदन पात्र होंगे, ये कंडीशन रखी है, ठीक है। अगला
वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम होना जरूरी है। लेकिन देखिए, अगर आपने नहीं है या आपकी डेट एक्सपायर हो गई है उसकी, तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि देखिए उसमें समय दिया है कि अंतिम तिथि तक भी आप बना सकते हैं। तो आप बनाइए, 3 दिन का समय लगता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन दीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, 3 दिन में आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो आप ये करना भी अनिवार्य है। और अगला है हमारे पास, ठीक है, अब ये हो गया। अब ये जो आरक्षण मिल रहा है, देखिए अलग जो स्पोर्ट्स वाले पर्सन हैं या उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जाति हैं, इन सब के लिए कंडीशन रखी गई है कि उनको किस किस, और यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी का लाभ पाने का पात्र होगा। माना मैं अनुसूचित जाति भी हूँ और मैं स्पोर्ट्स वाली भी हूँ, और मेरे पिताजी मतलब मेरे जो पूर्वज हैं वो उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले भी हैं, तो 4-5 चीज़ों को मैं नहीं ले सकती हूँ एक साथ। मैं इसमें से एक ही का लाभ ले पाऊंगी, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। एक ही चीज़ का लाभ ले पाएंगे जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और इसमें भी देखिए पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, ये जो ओबीसी के आप लोग बनाते हैं, इसका भी डॉक्यूमेंट का जो 3 वर्ष की अवधि तक है, उसके आगे आप उसको अप्लाई करें, उसको आगे कंप्लीट करें। और ये उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए भी जो है, मतलब अपनी डेट उसके अकॉर्डिंग 7 नवंबर से पहले जो भी आपका ये डेट दी गई है उससे पहले पहले आप इसका होना चाहिए। राष्ट्रीयता सभी जानते हैं, भारत के नागरिक, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, वैवाहिक परिस्थिति की है, शारीरिक स्वस्थता है। और ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से रिलेटेड मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से फॉर्म भरने की सारी मेथड देख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ अपने आप डेस्कटॉप पे आता रहता है, आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग उसको भरना है। आप ऐसा कोई इसमें कुछ नया नहीं है और ना ही इसमें कुछ ऐसा टिपिकल है। मेन वही है, फ़ोटो और आपके सिग्नेचर इसमें होते हैं, ठीक है। कहीं पर थंब भी मांगता है, ये सब आप चीज़ें अपने पास रखेंगे सेफ़। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की परिवर्तन प्रक्रिया, वो आपको पता है कि कुछ समय तक के लिए आपको विंडो ओपन मिलेगी, वो आपको लिंक ओपन मिलेगा कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी ज़रूरत मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आपने गलत भर दी है, माना पिताजी की भर दी है, माँ की, भाई, दोस्त किसी की भर दी, आप उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, पेपर दे रहे हैं, 2 साल बाद रिजल्ट आ रहा है, कभी 4 साल बाद रिजल्ट आ रहा है, तो देखिए, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, अपना नंबर इसमें चालू नंबर डालिए। और सबसे बड़ी बात, फ़ीस जो आवेदन शुल्क है वो टोटल, अगर मैं अनारक्षित की बात करूँ, जनरल कैटेगरी की बात करूँ, तो 170.30 इसमें अमाउंट दिखा रहे हैं। और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 172 172 रुपये 30 पैसा। उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 82 रुपया है, 82.30। उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए वही सेम है जो जनरल को है, 172.30। शारीरिक दिव्यांग के लिए कुल शुल्क, वैसा कोई शुल्क नहीं, आवेदन शुल्क नहीं है, लेकिन जो शुल्क टैक्स शुल्क ले रखा है। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। अब संबंधित जो निर्देश हैं ये वही हैं कि आप परीक्षा तिथि में समय पर अपने सेंटर पर पहुँचे, गलत उत्तरों के लिए आपको माइनस मार्किंग होगी, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसके सिलेबस में। जैसे हम स्क्रीनिंग की बात कर रहे थे, स्क्रीनिंग का क्या है ना, इसको ध्यान से देखिए इधर। ये है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य तथा महिला शाखा के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना। हम सब कह रहे थे कि स्क्रीनिंग होगी नहीं होगी, क्या होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन पद तो बढ़े नहीं और स्क्रीनिंग हटी नहीं। दोनों चीज़ हमारे नुकसानदायक है ना। स्क्रीनिंग हटती तो भी आप जब समझ सकते हैं इंटरव्यू में फिर क्या होता है। स्क्रीनिंग होना मैं नहीं मानती कि गलत है, लेकिन मैं ये मानती थी कि जो मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट है वो थोड़ा सा अगर कम करके, और जो ये जीके वाला बहुत ज़्यादा ब्रॉड पोर्शन हटा के अगर थोड़ा सा शिक्षण अभिरुचि पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता तो अच्छा रहता। लेकिन खैर, हमारे सोचने से क्या होता है। तो प्रश्नों की संख्या 150 है, अधिकतम अंक भी 150 है और समय अवधि 2 घंटे है। अब पढ़ने वाली बात क्या है, प्रश्नगत परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन, ये नेगेटिव मार्किंग है, होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, एमसीक्यू पोर्शन होगा, केवल अहरकारी प्रकृति होगी, यानी कि आप अगर उसको क्वालिफाई करते हैं तो कोई भी, माना हिंदी में क्वालिफाई मार्क्स 54 हैं और मैं 83 लाई हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं, मैं भी 54 के बराबर हूँ, कि वो सिर्फ क्वालिफाई नेचर है। अगर मेरिट 54 गई है तो 54 वाला भी और 85 वाला भी इक्वल माने जाएंगे। उनको कोई भी मेन परीक्षा में उनका उसको कोई प्लस या प्लस पॉइंट नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। लेकिन वही है, अगर पोस्ट कम है तो आपको आना तो टॉप में ही है ना। वो आपके लिए बस उसी समय फ़ायदेमंद है कि आप फाइनल की परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन इससे आपको फाइनल में कोई ग्रेस या कोई अच्छे या प्लस पॉइंट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही विषयवार लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसको अहरकारी मतलब आपने क्वालिफाई तो कर लिया है तो आप पेपर देंगे, ऐसा नहीं है। क्वालिफाई होने के बाद भी आपके सब्जेक्ट की पोस्ट के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। उस मेरिट में जब आप आएंगे तब आप लिखित परीक्षा सब्जेक्ट की दे पाएंगे, ठीक है। और द्वितीय चरण में आप सभी जानते हैं प्रश्नों की जो हमारा मेन परीक्षा होगी विषयवार लिखित परीक्षा होगी। इसमें 200 नंबर का आपके विषय संबंधित प्रश्न पत्र आएगा और ये भी एमसीक्यू होगा और 3 घंटे का समय होगा। इसके बाद है ये सिलेबस। इसके बाद आप सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस पहले के समान देखिए, पहले में शिक्षण अभिरुचि में भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, सारे हैं इसमें, राधाकृष्ण आयोग और ये सब सारे आयोग हैं, शिक्षा शैक्षिक नीतियाँ हैं। शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण है, मूल्य आधारित शिक्षा है, कक्षा अनुशासन है, विद्यालय में अनुपस्थित, विद्यालय छोड़ने के कारण, शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि, विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका, शैक्षणिक मूल्यांकन, ये शिक्षण अभिरुचि के अंदर। और ये 40 मार्क्स का है, यानी कि जो भी हम ये भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, जो भी हम आयोग वगैरह पढ़ रहे हैं, ये 40 मार्क्स के इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा। सिलेबस का अकॉर्डिंग चले, मैं कई बार देखती हूँ कि बच्चा आयोग के पीछे ज़्यादा भागते हैं। आयोग से कितना क्वेश्चन है, कभी आप LT के क्वेश्चन देख लिए, आयोग से भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। तो हमें मेन इस पर ध्यान देना, शिक्षण दक्षता संप्रेषण, मूल्य आधारित शिक्षा, कक्षा अनुशासन, कंप्यूटर शिक्षा, ठीक है, शैक्षणिक मूल्यांकन, ये जो कुछ थ्योरी इसमें है इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आयोग तो आपने एक बार पढ़ लिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। ये 40 मार्क्स का है। सामान्य अध्ययन ये 35 मार्क्स का है, जिसमें आपका भारत एवं विश्व भी डाल दिया ना, भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान, ठीक है, भारत का इतिहास, भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान, आप सोचिए भौगोलिक ज्ञान विश्व का कितना है, सामान्य विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, पर्यावरण विकास, राष्ट्रीय आय की अवधारणा, सब कुछ इसमें आ गया। और इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड होगा, आप ध्यान दीजिए, करंट अफेयर भी इसी में आएगा 35 मार्क्स का सामान्य अध्ययन में। उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान 30 मार्क्स का है, सामान्य भूगोल इसमें आ गया, इतिहास इसमें सारा आ गया, प्राकृतिक आर्थिक संसाधन आ गया, ठीक है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य आ गया, शिक्षा संस्कृति आ गया, प्रमुख आंदोलन आ गए उत्तराखंड के अंदर जितने भी हैं। और इसके साथ भी उत्तराखंड की आप देखना, उत्तराखंड की समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, मतलब वही हुआ कि उत्तराखंड का करंट अफेयर, ठीक है, उत्तराखंड का, मैं अभी उत्तराखंड का एक करंट अफेयर डालने वाली हूँ वीडियो, आप उसको भी ध्यान से देख सकते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण 25 मार्क्स, 25 नंबर का सामान्य बुद्धि परीक्षण आएगा, है ना। इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस आएंगे इसमें, जिसमें देखिए आप सब इसमें लाभ हानि छूट समय मिश्रित ब्याज, ये सब, ये समय दूरी, ठीक है, ये थोड़ा आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए टफ पड़ जाता है, तो यहाँ पर मैथ्स और साइंस वाले बच्चे इसको ईजिली कर सकते हैं। अगला है हिंदी, सामान्य हिंदी जो 20 मार्क्स का आएगा, ठीक है, इसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी दृष्टि, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, ये आपका इंग्लिश वर्जन आ गया इसका। और फिर लिखित विषय परीक्षा, फिर ये डिटेल में आप जब आपका जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद फिर ये आपके मेंस के सिलेबस हैं। तो देखिए प्रतिभागियों, आज हमने समझा कि हमारे 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है ना। कमेंट में आता है कि कौन सी परीक्षा होगी, क्या क्या हमको, पहली बात तो ये कि योग्यता, आपकी अनिवार्य योग्यता सब में आपका उस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड है। हिंदी वालों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं, ठीक है, हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनका बीए में संस्कृत होना अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखेंगे। और हर उसी मतलब डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अपेयरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सीटेट यूटेट इसमें मांगा नहीं है, एक ड्राइंग है जिसमें बीएड भी नहीं मांगा है, तो ये है। और आयु आप जानते हैं 21 से 42 वर्ष। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आगे भी मैं इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मिलती है आपको देते रहूँगी। साथ ही जो इम्पोर्टेंट्स हैं इस सिलेबस से रिलेटेड, मैं हिंदी से तो रिलेटेड वीडियो डाल ही रही हूँ, साथ में शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड वीडियो में डालने का प्रयास करूँगी। चैनल से जुड़ें और लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।